हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज हम लोगों का सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्कबुक का लास्ट सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग मॉड्यूल नंबर 5, 8 एंड 9 कवर करेंगे। पहले हम लोग 8 एंड 9 कवर करेंगे और 9 जो है हमारा एएस है, और जो मॉड्यूल नंबर 5 है वो भी AS19 लीजेस है, इसलिए मैंने उसको छोड़ रखा था। आज हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले का सारा वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट करना, ठीक है। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन। तो इसमें होता है क्या, नॉर्मली हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं इसे रिवीजन लेक्चर्स में, सुपर 60 क्वेश्चंस में। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग कुछ एसेट्स मान लो परचेज कर रहे हैं, जिसका हम लोग पूरा पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ डाउन पेमेंट करके, मान लो कुछ अगर 1 लाख का एसेट है, हम लोग 10,000 रुपये देकर अभी हम लोग एसेट लेकर आ रहे हैं, और बाकी जो पैसा है हम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग पेमेंट करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल प्लस हमारा इंटरेस्ट का एलिमेंट भी वहाँ पर होगा। जैसे ही हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, हम लोग उस चीज़ का ओनर बन जाते हैं। पोजीशन तो हमारे पास ही रहता है बट ओनरशिप हमारे पास नहीं रहता है। जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तब हम लोग उसके ओनर बन जाते हैं। बट क्या होता है, मान लो कहीं बीच में हम लोग अगर फेल कर गए, पेमेंट अगर नहीं कर पाए, तो जो भी सेलर होता है वो उसको रीपोजेस कर लेता है। और आपने अभी तक जितना भी पेमेंट किया ना, जैसे डाउन पेमेंट हो गया, अभी तक का इंस्टॉलमेंट, मान लो आपने टोटल 5 इंस्टॉलमेंट आपका तय हुआ था और आपने उसमें से 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया, बाकी 2 नहीं दे पाया, अगर तो जो बाकी अपने 3 इंस्टॉलमेंट दिया था ना, उसको भूल जाओ, मान लेंगे हायर चार्जेस था, है ना, आपने जो एसेट यूज किया उसका वो चार्जेस था। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं। राजेश ट्रांसपोर्टर्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम मुंबई मोटर्स 3 टेम्पोस कॉस्टिंग 50,000 ईच, मतलब टोटल 1.5 लाख का टेम्पो परचेज किया होगा, है ना, 50,000 करके 3 टेम्पो। ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/22 पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 equal annual installment payable on 31st December 22, 31st December 23 and 31st December 24 together with interest at that 9% per annum। तो देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर 50,000 इंटू 3, टोटल 1.5 लाख का सामान परचेस किया है, जिसमें से 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया है। बचा कितना है, 1,20,000। इस 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। 40, 40 प्लस 40, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बनेगा, कितना परसेंट के हिसाब से, 9% के हिसाब से वो इंटरेस्ट भी देगा ये। तो आप अगर देखो 1,20,000 का टोटल स्टार्टिंग में ड्यू था, उस पे 9% इंटरेस्ट अगर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 पे 9% जो होगा वो हो जाएगा 10,800। तो इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट बनेगा 50,800 का। अब देखो टोटल हमारा 1,20,000 का अमाउंट ड्यू था, जिसमें से जो इंटरेस्ट है वो तुमने दिया ही, साथ में हमने प्रिंसिपल का भी 40,000 दे दिया। तो ऐसे केस में अब टोटल 80,000 का ड्यू बचेगा। 80,000 का ड्यू जब बचेगा उस पर 9%, 7,200, तो ये 7,200 का बनेगा इंटरेस्ट, जिसके बाद इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा 47,200 का। अब और 80 में से और 40 का प्रिंसिपल पे हो गया, बचा कितना, 40, उसके साथ अगर 9% का इंटरेस्ट जोड़ो, 3,600, 43,600 का हमारा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनेगा। ये तीनों जैसे पेमेंट कर देंगे, ये एसेट भी हमारे नाम पे आ जाएगा। अभी पोजीशन हमारे पास है बट ओनरशिप नहीं है हमारे पास, ठीक है सर। वो देखिए, राजेश ट्रांसपोर्टर्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। बोलते इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 31st December 2022। तो यहाँ पर तो वो पेमेंट कर दिया, जो पेमेंट करना था यहाँ पर वो पेमेंट कर दिया, ठीक है। बट क्या होता है, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31st December 2023। अब यहाँ पर वो पेमेंट नहीं कर पाया। अब आप बोलो टोटल यहाँ तक ड्यू कितना होगा, ये जो पेमेंट था वो नहीं कर पाया 47,200। तो आप बताओ कितना ड्यू बचा होगा। 1,20,000 का ड्यू था, 40,000 पेमेंट हो गया था, 80,000 रुपये यहाँ बचा हुआ था, और प्लस यहाँ से यहाँ 7,200 का इंटरेस्ट बना था, तो टोटल 87,200 का ड्यू अभी भी बचा होगा।
अभी बचा होगा ना, क्योंकि समझो 80,000 का ड्यू था, उस पे 7200 का इंटरेस्ट, 87,200। अगर 47,200 हम लोग पे कर दे तो बस 40 का ड्यू बच जाता, बट पे तो नहीं कर पाए, तो यहाँ पर फेल तो हुआ है। और देखते हैं यहाँ तक हमारे एसेट का वैल्यू कितना बनता है। अब देखो यहाँ तक हमारे एसेट का वैल्यू 1,50,000 का एसेट था, ठीक है। 1,50,000 का हमारा तीन यहाँ पर एसेट था, इसका 20% डेप्सन चार्ज होगा 30,000 रुपया, कितना बचेगा 1,20,000। 1,20,000 यही था ना, 20% है, यस। फिर उसके बाद और 20% डेप्सन चार्ज होगा, कितना बताओ 24,000, तो ये बचेगा 96। तो अभी पोजीशन ये है कि हमारे पास 96,000 का एसेट दिख रहा है बुक्स में, और 87,200 का लाइबिलिटी दिख रहा है, ये जो हमारा ड्यू है एचपी सेलर के प्रति, ठीक। अब क्या हुआ है, वो था मुंबई मोटर्स, जो कि एचपी सेलर जो वेंडर था, अग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन 1/1/24, एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ अदर टू टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 1/1/24। अब देखो ये बोल रहा है कि हम जो है ना इसको रिपर्चेस कर लेंगे, दो टेम्पो रिपर्चेस कर लेंगे, एक छोड़ देंगे आपके पास, दो टेम्पो रिपर्चेस कर लेंगे। लेकिन जब वो रिपर्चेसन करेगा ना तो वो अपना वैल्यूज वो अप्लाई करेगा, अपना डिप्रिसिएशन का रेडो अप्लाई करेगा। तो वो बोलता है कि हम लोग 30% डिप्रिसिएशन अलाउ करेंगे यहाँ पर, मतलब हम लोग रिड्यूस करेंगे इसमें से। अब आप समझो कि ये दो का वैल्यू, दो का वैल्यू ये कितना बता रहा है, मतलब जो ये मुंबई मोटर्स है ये कितना बता रहा है दो का वैल्यू। ये बोला देखो दो का वैल्यू था 1,00,000 रुपये, था ना कॉस्ट प्राइस, उसमें से हम लोग जब 30% डिप्रिसिएशन करेंगे, फर्स्ट ईयर बचेगा 70,000, फिर हम लोग 30% जब करेंगे ये बचेगा 49, ये आ रहा 49। और अगर हमारे हिसाब से देखो, हमारे हिसाब से देखो तो दो का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 64, ये तो आएगा 64। मतलब सोचो हमारा 64 का एसेट, 64 का हमारा एसेट जा रहा है, बट हमारा लाइबिलिटी कितना से घटेगा, हमारा लाइबिलिटी घटेगा सिर्फ 49 से, मुंबई मोटर्स। तो बाकी बोल देखिए लॉस ऑन सरेंडर हो गया, जो कि पीएल में जाएगा 15,000 रुपया, जो कि पीएल में जाएगा 15,000 रुपया। क्लियर हुआ क्या। तो जो हमारा लाइबिलिटी था ना 87,200, अब वो 49,000 से घट जाएगा, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट करवा लिया ना। तो 87,200 माइनस 49,000, अब ये लाइबिलिटी सिर्फ 38,200 का बचेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। चलो आओ देखते हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले ये, अच्छा दिल्ली था कि मुंबई था, मुंबई था ना, मुंबई मोटर्स, ठीक है। तो मुंबई मोटर्स 1,50,000 उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, पहला साल ये 1,20,000 रहेगा। नेक्स्ट ईयर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो मुंबई मोटर्स में टेम्पो आया 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 का टेम्पो, 30,000 का डाउन पेमेंट हो गया, और 10,800 का जो अमाउंट जो बचा था 1,20,000 उस पर 9% 10,800 करने के बाद 50,800 दे दिया, 80,000 अभी ड्यू है। अब इस 80,000 पे इस साल 7,200 का हमारा क्या होगा बताओ, यहाँ पर अमाउंट हम लोग ड्यू करेंगे इंटरेस्ट का, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो बैलेंस शीट 96, ओपनिंग बैलेंस हमारा 96। बट अब हुआ क्या, यहाँ तो पेमेंट हुआ ही नहीं, है ना, पेमेंट तो हुआ ही नहीं ना। तो अगर पेमेंट होता तो हम लोग बताते यहाँ पर, तो टू बैलेंस इतना ही रह गया। अब क्या हुआ, 1 तारीख को सेटलमेंट हो रहा है, 1 तारीख को यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जब सेटलमेंट हुआ है तो यहाँ पर समझो क्या होगा, यहाँ पर मुंबई मोटर्स जो है, मुंबई मोटर्स खाली 49 घटेगा, लेकिन हमारा लॉस तो हो गया 15। कैसे, क्योंकि ये लोग वैल्यू कर रहा है उसको 49 पे, और हमारे हिसाब से आ रहा था ये 64, यहाँ पर दिखा है क्या, ये लो वैल्यू एज सर परचेजर कितना है, ठीक है। और इन लोग के हिसाब से वैल्यू कितना है, कितना आ रहा है इन लोग के हिसाब से 1,50,000, क्या करके रखा है ये लोग, वैल्यूज ऑन टेम्पो से ये लोग यहाँ पर बना रखा है तीनों एसेट का, हाँ ठीक है, तीन एसेट का रहेगा, ठीक कोई बात नहीं। तो हम लोग तीन एसेट में निकाल देंगे ना, कोई जरूरत नहीं था तीन का, डायरेक्ट दो का निकल सकता था, मुझे लगा कि इस पे निकाल दिया क्या। तो 73,500 इंटू 2/3, हाँ तब ठीक है 49। तो तीनों निकाल के फिर उसके बाद बोल रहा था वो कितना होगा, ठीक है। तो ये इतना आ रहा, डन। तो बाकी 15,000 का लॉस ही हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर, डन ना। चलो अब देखो कितना अमाउंट बच गया हमारे पास लोन का, तो हम लोग बताए थे यहाँ पर 38,200 बच गया होगा। अब इस 38,200 पे 9% का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, जो अमाउंट आएगा 38,200 का 9% 3,438, और हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट में पेमेंट यहाँ पर
हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भी जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर जो हमारा था ना 32,000 का, भी उस पर डिडक्शन चार्ज करेंगे 20%, हम लोग 6,400। तो बाकी ये बैलेंस दिखेगा आपको, क्योंकि 64 का तो ले गया ना वो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कितना है। A machinery is sold on HP. The terms of purchases is for annual installment of 6,000 at the end of each year, commencing from the date of agreement. Interest is charged at the 20% and is included in the annual payment of 6,000. तो यहाँ पर 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट जाना है यहाँ पर 6,000 का, ठीक है। तो यहाँ तो 24,000 ऐसे ही दिख रहा है, बट ये तो एचपी प्राइस है ना। बोला सो मशीनरी अकाउंट and hire vendor account in the books of hire purchaser who defaulted in the payment of third yearly payment, whereupon the vendor repurchases the machinery, the hire purchaser provide depreciation on machine at their 10%। तो सब कुछ यहाँ ठीक है, बस हम लोग कैश प्राइस निकालने अगर आ गया तो हो जाएगा काम, बाकी तो बहुत आसान है ना। अब देखो कैसे क्या होगा यहाँ पर। 4 अपने को इंस्टॉलमेंट देना है, कैश प्राइस हम लोग को ना कैश प्राइस बताया इसमें, ना ही हम लोग को डाउन पेमेंट कुछ बताया, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब देखो ऐसे में अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का रेट पता है और कैश प्राइस नहीं पता आपको, है ना, तो ऐसे कैसे बताया करेगा। हमेशा हम लोग लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब सोचो जी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको दिख रहा है वो कैसे आया होगा, वो कैसे है, जैसे यहाँ देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आया था 43,600। जो हमारा यहाँ पर अमाउंट ड्यू बचा था 40,000, उसके ऊपर क्या है यहाँ पर 9% का इंटरेस्ट जो रेट यहाँ चल रहा था। तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट बचा होगा, उसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट। तो मान लो मैं अगर बोलता हूँ क्या कि पूरा अमाउंट जो है यहाँ पर ये 100 था, अगर 100 अगर ड्यू था, तो यहाँ पर 20% का इंटरेस्ट जुड़ के ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ मैं लास्ट वाले का बात करूं, तो आप बताओ मुझे लास्ट वाले का प्रिंसिपल कितना होगा, इनटू 100 करो तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 5,000। तो इसका मतलब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट गया ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें 5,000 का प्रिंसिपल और 1,000 का इंटरेस्ट, ये करके 6,000 रुपये इंस्टॉलमेंट आया था। और आप देख लो 20% इसमें आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है ना। दूसरा चीज अगर चेक करो, अगर आप ध्यान से देखना यहाँ पर, हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट दिए हैं 6,000, है ना। हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट दिए हैं 6,000, और ये 6,000 देने के बाद ही तो 5,000 ड्यू बचा था, तभी तो 20% चार्ज हुआ नेक्स्ट ईयर, है ना। इसका मतलब जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, मैं बोल दूं क्या यहाँ पर 11,000 का ड्यू बचा था। जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं बोल दूं क्या यहाँ पे 11,000 का ड्यू बचा था, मैं बोल दूं क्या, हाँ सर बोल सकते हो, तभी तो यहाँ पर आ रहा। और ये 11,000 कैसा होगा, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल ड्यू रहा होगा जिसके ऊपर 20% चार्ज होकर आया होगा। तो यहाँ पे कितना ड्यू होगा प्रिंसिपल का अमाउंट, मुझे बताओ ना एक बार। 11,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 11,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, ये यहाँ पर ड्यू होगा 9166.67। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसी को यहाँ पर 7 ले लेता हूँ। तो 9167 यहाँ पे ड्यू था, जिसमें 20% ऐड होने के बाद ये अमाउंट आया 11,000। तो हम लोग पेमेंट किए 6, तो 5 अभी भी बच गया। डन। चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोग पे किए होंगे, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तब इतना अमाउंट प्रिंसिपल का बच गया, फिर इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा। तो इस तरह से हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम भी निकाल लेंगे ना। 6,000 प्लस 9167, ये कितना आ रहा है 15,167। ये कैसे आएगा बताओ। तो ये जैसे आपको मिल गया ना 15,167, इसमें निकाल लो। ये आ रहा है यहाँ पर 12,639, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 12,639 ड्यू था। और ये यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अगर इतना ड्यू था, तो जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना टोटल ड्यू रहा होगा। तो क्या आप यहाँ पर ये अमाउंट निकाल सकते हो, 18,639 कैसे आया होगा, 20% ऐड करके ना।
तो 18,639 डिवाइड बाई 120%, 15,532.5। तो ये था इसका यहाँ पर कैश प्राइस, ये था इसका यहाँ पर कैश प्राइस, है ना। ये था इसका कैश प्राइस, और उसके ऊपर देख रहे हैं 15,532 दिख रहा है, 15,532, ये था इसका कैश प्राइस। अब देखो कैसे ये हम लोग निकालते हैं ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे निकाला ऐसे भी कर सकते हो आप, बट देखो आप ऐसे इस तरह से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, और हमेशा लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है हम लोग। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ड्यू, ठीक है। अब समझो जो हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट था उसका अमाउंट कितना था, 6,000, और इस टाइम पे तो सिर्फ यही ड्यू था, लास्ट वाले टाइम पे तो बस यही ड्यू था ना। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो इसमें इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है ना वो होगा डिवाइड बाई 120 × 20, ये तो होगा बस 1,000। तो बाकी तो प्रिंसिपल ड्यू था 5,000 इसका मतलब, है ना। बाकी तो प्रिंसिपल ड्यू था फोर्थ इंस्टॉलमेंट का टाइम। अगर यहाँ आप देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये जो 6,000 का पेमेंट हुआ उस समय कितना ड्यू रहा होगा, ये 5,000 तो था ही, प्लस ये 6, टोटल 11,000 का अमाउंट ड्यू रहा होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इसमें कितना इंटरेस्ट था, 11,000 डिवाइड बाई 120 × 20, 11,000 डिवाइड बाई 120 × 20, तो 1833, तो 11,000 माइनस 1833, तो टोटल प्रिंसिपल यहाँ पर ड्यू होगा 9167। समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से निकाल सकते हो आप, करते करते ये अमाउंट आ जाएगा आपका, है ना। अब जैसे ये आ गया फिर तो नॉर्मल डेप्सन अपना चार्ज करो और निकाल दो। तो पता है बहुत बार ऐसा होता है ना, सिर्फ ये इंटरेस्ट और ये निकालने के लिए 8 मार्क का सम पूछा हुआ है, पता है इंस्टीट्यूट, कर सकते हो इस तरह से भी। तो इस सम को आप कर सकते हो, आगे बढ़ूँ मैं अब, है ना। तो बस ये निकालना था आपको, ये डेप्सन चार्ज करना है। और आई थिंक थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या करेगा ये रीपर्चेस कर लेगा। थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाया, रीपर्चेस कर लेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बन जाएगा इनका इंटरेस्ट। अब थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का टाइम देख लें कितना ड्यू था, पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो मैं लिखा था ना यहाँ पर देखो आप, थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का टाइम कितना ड्यू था हमारे पास, थर्ड वाले टाइम 11 ड्यू था ना। तो बस वो दे तो पाया नहीं कुछ भी पैसा, तो वही वहीं से ख़त्म होगा और क्या। चलो नेक्स्ट। वरुण कुमार बॉट 2 cars फ्रॉम रॉय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1/4/21 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब डाउन पेमेंट था हमारे पास 6 लाख रुपया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 4,20,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 4,90,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 5,50,000। Interest is charged at 10% per annum. Varun Kumar provides depreciation at the 25% per annum on the diminishing balances. ठीक है, फिर बोलता है क्या, on 31/3/24 Varun Kumar failed to pay the third installment upon which Roy Motors Private Limited repurchased one car. Varun Kumar agreed to leave one car with Roy Motors Private Limited and adjusted the value of car against the amount due. ठीक है, द कार टेकन वर वाज कितना ओवर वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन डब्ल्यूडी बेसिस, जो हम लोग 25% करे थे, ये लोग बोल रहा है 40% करेगा। द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वाज पेड बाय द वरुण कुमार आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट 20%। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द कार्स एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, जो हम लोग अभी ऊपर के सेम यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ना, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये 11 कैसे ड्यू था यहाँ पर, ये कैसे आ गया, तो ना आप यहाँ पर हायर वेंडर अकाउंट बनाओगे, आपको इजीली समझ में यहाँ पर आ जाएगा कि टोटल इतना ड्यू था, जिसमें इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, जिसमें इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ इस पे, है ना। और जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है यहाँ पर इतना पेमेंट हुआ, तो बस ये अमाउंट हमारा ड्यू रह गया होगा। हर बार करते करते देखो लास्ट वाले जो यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट जहाँ पर इन लोगों को देना था, उस समय इन लोग टोटल ड्यू था 11,000 रुपया, जो कि दे नहीं पाया, है ना। टोटल देखो यहाँ पर ड्यू था 11,000, अब दे नहीं पाया तो मशीन उठा लिया वहां पर, है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या होगा, यहाँ भी निकालना पड़ेगा हम लोग को उसी तरह से। तो आप समझो यहाँ पर, आप समझो यहाँ पर भी कैसे क्या होगा। ये बोल रहा है कब कब पेमेंट किया है, 4/20, 4/90, 5/50,
4 20, 4 90, 5 50। और ये डाउन पेमेंट भी दिया था 6 लाख रुपया, पर ध्यान रखना डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कैश प्राइस निकालो, यहाँ भी काम आसान, ठीक है। तो देखो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया होगा उस समय और तो कुछ ड्यू नहीं रहा होगा, लास्ट का प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 5 लाख 50। तो अगर मैं चाहूँ प्रिंसिपल निकालना इस 3 का, प्रिंसिपल मैं निकालना चाहूँ सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट का, तो कितना होगा 5 लाख 50 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, 5 लाख रुपया। 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा ना, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ सेकंड का प्रिंसिपल निकालना, तो देखो यहाँ पर तो 5 लाख रुपया भी ड्यू रहा होगा ना, 4 लाख 90 पे करने के बाद भी 5 लाख ड्यू रहा है, इसका मतलब टोटल जो है 9 लाख 90 ड्यू था। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट हटाओगे तो ये 9 लाख था, इसका मतलब यहाँ पर तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले 9 लाख रुपया ड्यू था, ठीक ना। तो फिर से यहाँ भी निकाल लेंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल कितना होगा 1 में 9 लाख प्लस 4 लाख 20 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो ये 12 लाख आएगा। तो इसका मतलब 12 लाख रुपया का प्रिंसिपल ड्यू था आफ्टर पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट था 6 लाख, और उसमें तो कुछ होता नहीं है ना, उसमें तो कुछ होता नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, हम लोग बोलेंगे 12 लाख प्लस 6 लाख, टोटल ये 18 लाख का मशीन था। मशीन की कार क्या था, कार था ना, 2 कार, तो ये टोटल 18 लाख का दो यहाँ पर कार था। बोलो क्लियर हुआ क्या। अच्छा प्रिंसिपल 1 मतलब सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितना प्रिंसिपल ड्यू था एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, तो अब आप इसी को लेकर आगे बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा इंस्टॉलमेंट वो दे दिया, और 31/3/24 वो फेल किया ना, वो परचेज कब किया था 1/4/21, तो 1/4/22 को वो दे दिया होगा इंस्टॉलमेंट, 1/4/23 को भी दिया होगा, यहाँ बस वो नहीं दे पाया, ठीक ना। तो ठीक है, पहले वहां तक तुम लोग बढ़ते हैं। पहले क्या होगा, हमारे पास 18 लाख का कार आया, उसको 25% हम लोग डिप्रिसिएट करेंगे, कितना होगा 25%, 4.5 आ रहा है क्या, यस। तो फर्स्ट ईयर में 4.5 लाख उसको आप डिप्रिसिएट भी करोगे, है ना। तो 1350 यहाँ बचेगा। नेक्स्ट ईयर फिर आप उसको डिप्रिसिएट करोगे 25%, तो इतना अमाउंट बच गया। और थर्ड ईयर भी पूरा डेप्सन चार्ज तो होगा ही, थर्ड ईयर के एंड में पता चला ना कि नहीं हो पाएगा पेमेंट, डेप्सन चार्ज तो होगा ही, यहीं तक रुक जाओ। फिर वैसे चलो हायर वेंडर अकाउंट में, वहां पर क्या होगा, वहां पर 18 लाख का ड्यू था, हमने डाउन दिया 6 लाख, तो 12 लाख का लोन हो गया। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख 20 का इंटरेस्ट पड़ेगा, और 4 लाख 20 का हम लोग दे दिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, टोटल ड्यू कितना रह जाएगा 9 लाख रुपया। नेक्स्ट ईयर इस 9 लाख पे 10% 90,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ, 9 लाख 90 ड्यू, हम लोग 4 लाख 90 पे किए, अब 5 लाख बचा। इस 5 लाख में क्या हुआ, जब 50,000 का इंटरेस्ट ऐड हुआ, 5 लाख 50 हम लोग पे नहीं कर पाए, हम लोग पे नहीं कर पाए, और वो किया रीपोजेस। तो जब वो रीपोजेस करेगा, जब वो रीपोजेस करेगा, एक कार ले गया ना, तो एक कार का तो कॉस्ट होगा 9 लाख रुपया, एक कार का तो कॉस्ट होगा 9 लाख, दो का था 18 लाख ना, एक कार का कॉस्ट होगा 9 लाख रुपया। इस 9 लाख को वो 30% डिप्रिसिएट करेगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस दिखेगा 6 लाख 30, ठीक है। और फिर सेकेंड ईयर के एंड में और 30% जब हटा देगा, तो ये बचेगा 4 लाख 41,000। और थर्ड ईयर के एंड में जब हटाएगा, ये दिखेगा 3,08,700। तो एज पर ये 30 की 40 कितना लिए थे लोग, आई थिंक 40 लिया था इस सब में, 30 कोई और सब में था, ये 40, सॉरी, इसको 40 करो, 40 हटाओ हटाओ हटाओ, 40 करो इसको। तो 9 लाख माइनस 40%, 5 लाख 40, फिर एक और बार 40%, 3 लाख 24, फिर एक एक बार और 40%, है ना। तो ये बच रहा 1,94,400। तो ये 1,94,400 रुपया ये लोग दे रहा वैल्यूएशन। और हमारे हिसाब से देखो अगर, तो कितना था देखो, हमारे पास वैल्यू था 10,12,500, हमने डिप्रिसिएट किया इतना, तो 10,12,500, और हमने डिप्रिसिएट किया है कितना बताओ 25%। तो ये हमारे पास दिख रहा था 7,69,375 दो का। तो एक का कितना होगा, तो एक का होगा 3,79,687.5, और ये वैल्यूएशन कितना दे रहा है, सिर्फ 1,94,400। अब बताओ ये कितना आ रहा है,
तो ये 1,85,287.5 इतना का तो नुकसान हो गया, हम लोग को लॉस हो गया, तो दिख रहा है यहाँ पर। और जो बाकी रहेगा एसेट का बैलेंस दिखिएगा, यहाँ पर भी सेम हम लोग 194,490 हम लोग लेस कर सकते हैं। वो लोग क्लियर है क्या, है ना। तो बाकी जो बचेगा वो बैलेंस रह गया, और ये जो बैलेंस रह गया ना, इसके ऊपर 3 महीना का 20% इंटरेस्ट जोड़ के ये लोग पेमेंट कर दिया 3 महीना बाद। वो लोग क्लियर है, कर सकते हो इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बोलता है कैश प्राइस जो है वो 80,000 है, डाउन पेमेंट दे देंगे एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट 21,622। तो आप बताओ ना मुझे कितना रह गया लोन का अमाउंट। तो लोन का अमाउंट रह गया 58,378। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है और 15,400, द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बोलता यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच कैश इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आप एक चीज नॉर्मल से बात समझो, टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कितना इंस्टॉलमेंट देना, हम लोग को 5 इंस्टॉलमेंट 15,400 का, कितना होता है ये 15,400 इंटू 5, ये होता है 77,000, प्लस आपने ये भी पेमेंट किया ना, तो टोटल आपने पेमेंट किया 98,622 का, जिसमें से 80,000 का तो हमारा कैश प्राइस ही था, तो बाकी तो 18,622 हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हमें जानना है हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था। तो देखो आप, हम लोग जब यहाँ पर मशीन जब लिए, मशीन था ना, मशीन जब लिए तो ये अमाउंट ड्यू था हमारा लोन का। तो आप समझो 58,378 अगर आपका अमाउंट ड्यू है, उस पर 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा फर्स्ट ईयर, कितना होगा 58,378 पे अगर आप 10% ऐड करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 58,583 7.8 है ना, मैं इसको 8 ले लेता हूँ, ठीक है 5838, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब टोटल आप बताओ ड्यू कितना होगा जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 58,378 प्लस 5838, तो 58,378 प्लस 5838, टोटल ड्यू होगा 64,216। और आप क्या करोगे, 15,400 का इंस्टॉलमेंट दे दोगे, कितना बचता है 48,816, 48,816। और नेक्स्ट ईयर फिर से क्या होगा, फिर 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा 4,882, 4,882। अब कितना ड्यू बचेगा 4,816 प्लस 4,882, तो जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,816 प्लस 4,882, ये अमाउंट आ रहा होगा 53,698, जिसमें से फिर से आप 15,400 का इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तो ये बचेगा 38,298। फिर थर्ड ईयर इस पे चार्ज होगा, इस तरह से हम लोग करना है। बोलो समझा क्या, बोलो समझा क्या। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने यहाँ पर जो दे रखा है, पहला बात ये बैक कैलकुलेशन से कर रखा है, जिसका कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं था। बैक कैलकुलेशन तो हम लोग करते हैं नॉर्मली जब हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिया हुआ था कैश प्राइस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर नोट बैथिंग दिया हुआ है, इन दिस क्वेश्चन द कैश प्राइस इज ऑलरेडी गिवन एट 80,000 एंड इज कंफर्म्ड बाय द अबव कंप्यूटेशन। तो यहाँ बस कंप्यूटेशन के लिए दे रखा और कुछ नहीं। आप अगर चाहो तो नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी बना लो। इंस्टॉलमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 10% है ना इंटरेस्ट तो। ठीक है, टोटल ड्यू, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो जब डाउन पेमेंट हुआ, जब डाउन पेमेंट हुआ तो उस समय जो अब टोटल हमारा जो बैलेंस था, समझ लो वो 80,000 था, है ना। उस पर तो कुछ इंटरेस्ट लगा नहीं, अभी का ही पेमेंट होगा, तो टोटल ड्यू भी 80,000 ही था। और हमने पेमेंट किया है कितना, 21,000 कुछ पेमेंट किया था ना, 21,622। तो आप बताओ उस समय बैलेंस तब कितना था।
21,622 जैसे पेमेंट किया, तो यहाँ पर 58,378 यहाँ पर था। अब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जाएगा, तो उस समय का जो बैलेंस था ओपनिंग, वो था 58,378। उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा 5838। ठीक है, 5838। अब जब ये 5838 का इंस्टॉलमेंट लगा, टोटल ड्यू कितना हो गया? 58,378, 58,378 प्लस 5838, ये हो गया 64,216। और हमने पेमेंट किया है 15,400, तो ड्यू रह गया 48816। और यही 48816 हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम ओपनिंग बैलेंस था, है ना, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट जोड़े 10%, 4882। टोटल ड्यू हो गया 53,698, जिसमें हम लोग 15,400 और इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर दिए। तो अब ये ड्यू आएगा 38298। जो हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम लोग दे रहे थे, तो उस समय 38298, उसके ऊपर और 10% जो कितना आएगा 3830 ले लो आप, 29.8 आएगा, आ जाएगा यहाँ पर। तो आप 29.8 करेगा, 30 ले लो पूरा। ठीक है, तो आप कितना और ड्यू रह जाएगा? 3830 सब मिलाकर ड्यू हो गया 42128। तो हम लोग 15,400 और हम लोग दे दिए, ठीक ना। जैसे 15,400 दे दिए, अब बच गए 26,728। नेक्स्ट जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट जब जा रहा होगा, तो ये 26,728, जिसमें 10% 2673 का हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जोड़कर ये बच गया 29,401, जिसमें हमने 15,400 का दे दिया यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। जो अब बचेगा यहाँ पर 14,001। अब देखो, 14,000 बचना चाहिए था, बट फ्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वो 14,001 आपको दिख रहा है। तो जब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जब पे होगा ना, तो यहाँ पर 14,001, और अब यहाँ पर 1,400 नहीं करके आप एक काम करो ना, यहाँ पर इंटरेस्ट के देखो, हम लोग को अब टोटल देना 15,400 ही है ना। अब और तो कुछ बचेगा नहीं, टोटल देना तो यही है, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो 15,400 माइनस 14,001 करो, जितना आ रहा 1399, इसी को रखो अभी आप यहाँ पर इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से आपको दिखाना चाहिए था, और ये होता आपका यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट। 5838, 4882, 3830, 2673, 1399। तो ये 18,622, जो देखो हम लोग शायद निकाले भी थे इतना ही, है ना। तो इसको बैक कैलकुलेशन से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश प्राइस पता है। अगर आपको कैश प्राइस नहीं पता, फिर आपको बैक कैलकुलेशन करके निकालना चाहिए, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक इसका तो इसका लास्ट ही है, 5 नंबर क्वेश्चन। मतलब राहुल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम एनसीआर मोटर्स 3 इलेक्ट्रिक रिक्शा एड्रेस 60,000 ईच ऑन द हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन। तो अब देखो 60,000 ईच, 3 रिक्शा था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। 30 दे दिया डाउन, तो 1,50,000 बच गया ना ड्यू। वो द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन दिस एंड दिस डेट टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट। अभी तो हम लोग ऐसा सम हम लोग किए थे ऊपर ना, पहला सम आई थिंक ऐसा ही था। राहुल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 0%, 20%, 20% करो इसको। ऑन द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो जाएगा ये। तो फिर इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। एनसीआर मोटर अग्री टू लीव 1 ई रिक्शा विद द परचेज। आई थिंक ये पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ 50,000 इस तरह 60,000 से वापस से इसको पढ़ने को जरूरत नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन दो बार करने को जरूरत नहीं, अभी इग्नोर कर सकते हैं इसको, और कुछ अलग नहीं इसमें ना। हाँ बस वैसा ही है, ठीक है, लगभग छोड़ दो। ऐसा हम लोग ऑलरेडी कर रखे होगे यहाँ पढ़ते वक्त भी, ऐसे सब हम लोग देख भी लिए यहाँ पर। चलो, अब हम लोग करना है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन। यहाँ पर आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो और इसको हम लोग देखते हैं करके। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा AS1 से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। बोलता है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जय लिमिटेड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 March 2025 अमाउंट टू ₹62,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है,
The company decided to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining the cost of inventory from the year 24-25। अब देखो ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर आप चेंज करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी फिर आपको डिस्क्लोजर उसका चाहिए होगा, क्या इफेक्ट पड़ा चेंजेस का आपको बताना पड़ेगा, आपने क्यों चेंजेस किया वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन दिस डेट जो था हमारा वो था 57,500। अब देखो जो फीफो का है ना, यहाँ फीफो था 62,000 था, इसके वजह से 57,500 पे हम लोग आ गए। और देखो एनआरवी जो है वो 77,000 है, तो हम लोग ऐसे भी जब लोअर करते तो इस केस में भी लोअर हमारा करेंगे तो कॉस्ट ही आएगा 62। इस केस में भी जब लोअर करें तो हमारा कॉस्ट आएगा जो कि 57,500। मतलब हमारे इन्वेंट्री के वैल्यू पे असर तो पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, 4,500। 4,500 से अगर 4,500 से अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री घट रहा है मतलब आपका प्रॉफिट भी घट रहा है। आपका प्रॉफिट भी घटेगा तो आपका प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके, है ना। इससे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट है क्या, तो प्रॉफिट आपका घट रहा है यहाँ पर, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ना। और देखते हैं क्या बोलते हैं। चेंजिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन of cost of inventory from FIFO to weighted average method is a change in accounting policy, or as per AS1 disclosure of accounting policy, any change in an accounting policy having material effect should be disclosed in the financial statement। और इसके साथ साथ कितना अमाउंट से इफेक्ट पड़ा आपको ही बताना पड़ेगा। और मान लो कभी ना आप अमाउंट नहीं बता पा रहे हो तो आपको ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि हम लोग अमाउंट नहीं निकाल पा रहे बट फर्क तो पड़ा है ना। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड। Where such amount is not ascertainable wholly or in part, the facts should be indicated। ये फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, हम लोग नहीं निकाल पा रहे। Thus, in the given case, the company must disclose the change in method of valuation of cost of inventory and its effect on the financial statement। तो यहाँ पर चेंज है वो पता है, और साथ ही साथ 4,500 से हमारा यहाँ पर करंट डे का प्रॉफिट जो है घट जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री घट जाएगा, ये यहाँ पर बताया हुआ है ना। कर सकते हैं इसको। बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा पीपीई से रिलेटेड है, इंडिया स्टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो था ऑन दिसंबर 1, 2024 अर्जुन कंपनी परचेज ₹2 लाख वर्थ ऑफ अ लैंड फॉर अ फैक्ट्री साइट। अर्जुन रेज्ड एन ओल्ड बिल्डिंग on the property and sold the material it salvaged from the demolition। Arjun incurred additional cost and realized salvage proceeds during the December 24 एज फॉलोस। वो तो डिमोलिशन किया ओल्ड बिल्डिंग का 25,000 ये खर्चा में काउंट होगा, बट वो तो डिमोलिशन करने के बाद जो सैलवेज वगैरह निकला उसको बेच भी दिया कहीं पे, और बेच के पैसा आया होगा वो हटा भी देंगे उसको हम लोग, है ना। लीगल फी फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप ये भी काउंट होगा। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस ये भी काउंट होगा। अब बोलता है सेल जो है ना, सेल किया हम लोग सैलवेज मटेरियल तो इतना मिला 4,000, मतलब 25 -4 सिर्फ 21,000 रुपया हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नेट में। तो 21 और ये 11 टोटल 32,000 रुपया, और यहाँ पर 2 लाख तो लगा ही था, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2,32,000 रुपया। डन क्या। चलो नेक्स्ट भी हमारा ये टेन से रिलेटेड है। वो द कंपनी हैज स्क्रैप्ड अ सेमी ऑटोमेटिक पार्ट ऑफ अ मशीन नॉट रिटन ऑफ, तो ये अभी राइट ऑफ हुआ नहीं था, ठीक है ना। एंड रिप्लेस्ड विद अ मोर एक्सपेंसिव फुल्ली ऑटोमेटिक पार्ट विच हैज डबल्ड द आउटपुट ऑफ द मशीन। अब देखो देख रहे हो आप यहाँ पर डबल कर दिया आउटपुट ऑफ द मशीन, मतलब इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया, है ना। कैपेसिटी बढ़ा दिया मतलब इसमें हम लोग इसको इस खर्चा को हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। बोलते हैं एट द सेम टाइम द मशीन वाज मूव टू मोर सुटेबल प्लेस इन द फैक्ट्री विच involved the building of a new foundation in addition to the cost of dismantling and re-erection, है ना। तो बोलता है क्या, द कंपनी वांट्स टू चार्ज द होल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। देखो आप पूरा खर्चा को रेवेन्यू में चार्ज नहीं कर सकते। देखो दो खर्चा हुआ है, एक तो जो रिप्लेस किया उसका खर्चा, वो तो लाइफ बढ़ा है एसेट का, रिप्लेस करने से एसेट का लाइफ बढ़ गया ना, तो वो तो कैपिटलाइज होगा। लेकिन जो आपने यहाँ पर लोकेशन चेंज किया ना इसका, इससे कुछ अलग से बेनिफिट नहीं हो जाएगा। एसेट का लाइफ नहीं बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगा, ना ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जाएगा, तो ऐसे केस में इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो पहला वाला कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, दूसरा वाला हम लोग उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। वो था इफ द सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एसेट बियॉन्ड इट्स प्री असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, देन एज पर स्टैंड इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, otherwise it should be expensed। In this case replacement of semi automatic part with a fully automatic part has doubled the output of the machine, thus it has increased the future
benefits beyond the machine pre-asset standard performance, and hence this expenditure should be capitalized as a part of the cost of machine. However, the expenses for shifting the machine and building of a new foundation, in addition to the cost of dismantling and erection, do not contribute to any near future benefit from the existing asset. They only serve to maintain performance of the machine. Hence, this cost should be charged to revenue. क्लियर ना? चलो नेक्स्ट हमारा AS11 से द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या बोलता है, देखो यहाँ पर XYZ Limited, an Indian company, obtained a long-term loan from ASM Private Limited, a US company, amounted to rupees 60 lakh. अब तो 60 लाख रुपया का लोन लिया, बट लोन तो डॉलर में लिया होगा, थोड़ी रुपया में लिया होगा, उसको तो कन्वर्ट करके 60 लाख बोल रहा है ये लोग. बोला इट वाज रिकॉर्डेड एज $1 रुपीज 60. अच्छा, जिस दिन लोन लिया था ना, ठीक है, टेकिंग द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन लोन लिया उस दिन 60 रुपया था $1 का भाव. तो इसका मतलब 60 लाख डिवाइड बाई 60, $1 लाख का लोन लेके रखा ये लोग. अब आप बताओ, जब ये पेमेंट करने का टाइम आएगा तो 60 लाख रुपया पे करोगे कि $1 लाख पे करोगे आप? सर $1 लाख पे करना पड़ेगा. तो कल के दिन में अगर मान लो डॉलर का भाव अगर 61 हो गया, फिर तो गया ना आपका ₹1 पर डॉलर, $1 लाख नुकसान. हाँ सर, ये तो हो सकता है. इसलिए इन सबको लोग बोलते हैं मॉनेटरी आइटम, इन सबको रीमेजर करना पड़ता है हम लोग को यूजिंग क्लोजिंग रेट. तो क्या बोलते हैं, देखो द एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट जो था वो $1 का 62 हो गया. लो, हो गया खेला. अब आपका जो लाइबिलिटी वो 62 लाख पर रिकॉर्ड होगा. अब देखो, आप तो लाइबिलिटी बढ़ाओगे, आप है ना, लाइबिलिटी बढ़ाओगे 2 लाख से, डेबिट किसको करोगे? लाइबिलिटी क्रेडिट तो कर दोगे, डेबिट किसको करोगे? एक्सचेंज डिफरेंस PL में लॉस बुक होगा, और क्या 2 लाख रुपया. ठीक ना. फिर वो द ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम शिक्षा लिमिटेड ₹20 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, जो कि रिकॉर्ड हुआ था 59 में. तो पहले आप निकालो कि कितना डॉलर में यहाँ पे सेल हुआ था. तो 20 लाख डिवाइड बाई 59, तो ये सेल हुआ था $33,898.30 में. ठीक है. और आज का रेट कितना हो गया? आज का रेट हो गया 62. तो एक काम करो, इंटू 3 कर लो, है ना. इतना से आपका अब तो एसेट यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जो आपने लिख रखा था ना ट्रेड रिसीवेबल, वो तो बढ़ गया इस बार. तो अब जितना आ रहा उतना दिखाओ, और बाकी का फायदा आप PL में बुक करो, है ना. जो गेन वो PL में बुक करो. तो पहले वाले केस में हम लोग 2 लाख रुपया लॉस बुक करेंगे, और दूसरे में कितना बताना, अप्रॉक्स 33,898.305 इंटू 3, ये अप्रॉक्स आ रहा है ये वाला अमाउंट 1,01,695, है ना. अप्रॉक्स ये अमाउंट आ रहा है ना. ये गेन हम लोग बुक करेंगे. डन. इलस्ट्रेशन 5 भी AS11 का ही है. वो था गुड्स परचेज ऑन 1/1/2001, मान लो फॉर $30, 30,000. उस दिन का रेट था 75. ठीक है. एक्सचेंज रेट हो गया 31/3/2001, जो रिपोर्टिंग डेट है उस दिन का 74. तो हमारा फायदा हो गया. तो फिर क्योंकि देखो, हम लोग परचेज किए थे, हम लोग को पेमेंट करना था, डॉलर का भाव गिर गया ₹1 से, तो 30,000 इंटू 1, है ना. हमारा फायदा हो गया 30,000 PL में जाएगा, लाइबिलिटी हमारा घट भी जाएगा. जिस दिन एक्चुअल पेमेंट किए 7/7/2001 को, उस दिन 73 हो गया, फिर से ₹1 का फायदा हो गया. और पेमेंट जो खाली कितना होगा बताओ. देखो, पहले लाइबिलिटी हम लोग बुक किए थे अपने पास इतना, हम लोग बुक किए थे 22,50,000. जब क्लोजिंग डेट आया हम लोग कितना बुक कर दिए, हम लोग बुक किए फिर 22,20,000. तो 30,000 हमारा फायदा हुआ था. जिस दिन फाइनल पेमेंट करना हुआ उस दिन पेमेंट कितना हुआ है, 73 इंटू 30,000, 21,90,000. तो 30,000 का फायदा तो फिर बुक होगा. मतलब 2001 में जो होगा हमारे पास 3,000 30,000 का फायदा बुक हुआ, और 2001-2002 में फिर से 30,000 का फायदा बुक होगा यहाँ पर. और पेमेंट खाली 21,90,000 करना हम लोग को. ठीक है. चलो, ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है. AS12 बोलता है क्या, Lokesh Limited has set up its business in designated backward area which entitles to the company to receive from Government of India a subsidy of 20% of the cost of investment for which no repayment was ordinarily expected. अब एक चीज समझना ध्यान से आप, यहाँ पर देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट पे है ना 20%, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐसा कोई एसेट पे नहीं मिल रहा है इन लोगों को, ना कोई खर्चा के लिए अलग से मिल रहा. ये ओवरऑल कैपिटल आउटले पे इन लोगों को दिया जा रहा है. ये ओवरऑल कैपिटल आउटले पे इनको दिया रहा है. इसका मतलब ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर का है. इसको हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए. इसको हम लोग को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए.
ठीक है ना। बोलता है क्या आगे देखो, मोर ओवर देयर वाज नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक, तो बोल भी दे, देख रहे हो आप यहाँ पर, देखिए साफ साफ था ना यहाँ पर 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग आपको दे ही देंगे, कैपिटल आउटले पे है। Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of rupees 100 crore in capital asset, it received 20 crore from the government in January 2002. The company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduces the losses on profit and loss। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जस्टिफाइड नहीं है ऐसा करना, है ना। तो इसको पढ़ना आप यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में देखो कहीं ना कहीं बताया होगा यहाँ पर, द क्रेडिट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट सप्लाई, इतना दिख रहा है आप यहाँ पर, इसको पूरा पढ़ना, ठीक है अभी आप। चलो नेक्स्ट, मतलब करिश्मा लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर रुपीज 260 लाख, जिसका लाइफ था 4 साल। गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया इन लोगों को 80 लाख का फॉर द परचेज ऑफ अबव मशीनरी। अब दो, जब आपको ग्रांट यहाँ मिला ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप 260 लाख से घटा दो 80 लाख, तो अब आपका 180 लाख बचेगा, या फिर आप 260 लाख ही रखो, डिप्रिसिएशन ज्यादा जाएगा फिर पीएल में, तो डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड इनकम आप हर साल बुक करना 4 साल में, तो आपका नेट जो है अमाउंट वही जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट कितना, 120 लाख। अब आप बताओ यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे क्या होगा, तो पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये लोग ट्रीट किया है फॉर द ग्रांट, क्या लोग ट्रीट किया फॉर द ग्रांट, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है, मतलब कृष्णा लिमिटेड डिसाइड टू ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। अच्छा, इनको डेफर्ड इनकम ट्रीट करना है, मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे, देखो क्या कि आप ना 260 लाख ही रखो, कॉस्ट कॉस्ट में से मत घटाओ ग्रांट को, है ना, माइनस 120 लाख का सैलवेज डिवाइड बाई 4 कितना होता है ये होता है 35 लाख का हर साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और क्या करना, आप जो आपको 80 लाख का मिला है ना, उसको भी 4 साल में 20 लाख करके हर साल आप उसको इनकम में ट्रांसफर करना, तो नेट में देखो 15 लाख रुपया ट्रांसफर होगा खर्चा में हर साल पीएल। अगर ऐसा नहीं करता, अगर एक और जो मेथड है अगर वो चूज करता, तो फिर क्या होता है पता है, 260 माइनस 80, 180 का नेट हो गया हमारे पास यहाँ पर एसेट, माइनस करते हैं हम लोग सीधे सैलरी डिवाइड बाई 4, आप देखो यहाँ पर सीधे 15 लाख ही आपका आया रहता, यहाँ पर आपका 15 लाख ही आ रहा था डेप्रिसिएशन, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता फिर। बट यहाँ पर डेफर्ड वाला किया तो चलो ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन and grant to be recognized in profit and loss account for the year ending 31st March 22, 23, 24 and 25। कृष्णा लिमिटेड फॉलो स्टेट लाइन मेथड चार्जिंग डेप्रिसिएशन, भाई हर साल वही अमाउंट जाएगा 35 लाख, और इससे 20 लाख हर साल ट्रांसफर होगा, हर बार तो यही होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो सैलवेज ये करके 140 आया था, हर साल 35 लाख जाएगा, और ये हर साल अपना 20 लाख रुपीज ना वो जो यहाँ पर ट्रांसफर करते जाएगा पीएल में अपना डेफर्ड ग्रांट से, डन ना। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 8, ये AS16 से रिलेटेड है। वो द HDF लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर रुपीज 100 lakhs ऑन 30/4/24। इट वाज यूटिलाइज एज फॉलोज, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड हुआ यहाँ पर देखो 100 लाख का, परचेज किया मशीन 80 का, वर्किंग कैपिटल एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। इसमें से बस ये जो है ना, ये बस क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसिड का मतलब क्या होता है, जिसको रेडी टू यूज होने में, जिसको रेडी टू यूज होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसका जनरल जो हम लोग बोलते हैं पीरियड वो 12 महीने का होता है। बट जो एसिड परचेज करते ही वो अपने यूज करने के हालात में है, रेडी टू यूज है, उसको कभी क्वालिफाइंग एसेट हम नहीं बोल सकते। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल तो आता भी नहीं इसमें, है ना। एडवांस ऑफ परचेज ऑफ ट्रक, तो परचेज ऑफ ट्रक ट्रक लाओगे आप, यूज करना शुरू कर दोगे उसको, तो है ना। कौन सा रेडी टू यूज करने होने के लिए उसको 12 महीने का टाइम चाहिए होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन March 25, द मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डिलीवरी और ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, तो आ जाएगा आगे चल के। उसमें क्या है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर इतना वर्थ रुपीज 36 लाख, सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर टोटल 36 लाख का इंटरेस्ट लगा है। हम लोग से पूछ रहा है क्या ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए। तो देखो हम लोग जो 36 लाख का इंटरेस्ट पे किया ना, इसमें से जितना इंटरेस्ट गया है फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, वो हमारा कैपिटलाइज हो सकता है, बाकी जो है उसको पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो टोटल अपने कितना खर्च किया, तो यहाँ पर 100, 180 और ये 60, 240, तो टोटल 240 हुआ, जिसमें से सिर्फ 100 लाख हमारा जो यहाँ पर यूज हुआ है ना, फॉर क्वालिफाइंग एसेट। बताओ कितना आ रहा है ये आ रहा है 15 लाख। तो 15 लाख कैपिटलाइज हो सकता है, और बाकी जो है हमारा 21 लाख ये पूरा का पूरा जाएगा, ये कहाँ बताओ, ये पूरा जाएगा 21 लाख पीएल में, ठीक है ना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9, AS16 का ये यहाँ पर भी,
गिवन बिलो आर सम रिलेवेंट डेटा एज रिगार्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ टिल 31 मार्च 2023 900 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हुआ फॉर द ईयर 22-23 एडेड 12% 48 लाख। तो मतलब टोटल अभी तक कैपिटलाइज तो हो गया कॉस्ट 948 लाख ना। ठीक है। अमाउंट स्पेसिफिकली बोरोड टिल 31/3/23 वो था 400 लाख। तब ये देखो 12% तो लगा था यहाँ पर। तभी तक बोरोड अमाउंट ध्यान में रखना 400 लाख का तो बोरोड अमाउंट है इनके पास। ठीक है। ऐसे ट्रांसफर्ड बोलते हैं ऐसे ट्रांसफर बोरोड टिल इतना। तो ऐसे ट्रांसफर्ड हुआ यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्शन में होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ट्रांसफर हुआ इन द कंस्ट्रक्शन कितना 200 लाख। कैश पेमेंट हम लोगों का यहाँ पर आ गया है 156 का। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुआ है 600 लाख का। यहाँ पर ना जो होगा यहाँ पर कैश पेमेंट रिसीव नहीं है, कैश पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो कैश पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट में 156 का। अब तो टोटल 948 था जिसमें 200 का एसेट ट्रांसफर किया और 156 का कैश पेमेंट किया है। तो 948 प्लस 356 टोटल ये 1304 आ रहा है, जिसमें से 600 रुपया हम लोग को पेमेंट मिल गया प्रोग्रेस पेमेंट। तो 704 टोटल 704 इन लोग आउट ऑफ बोरोड फंड ये लोग यूज किया है। तो बोरोड फंड था कि 400 लाख क्या नहीं सर। यहाँ पर देखो और ये लोग 400 लाख यहाँ पर किया था बोरो। तो कितना हो गया 400 यहाँ पर 800 लाख। तो 800 लाख में 704 लाख जो है ये लोग यहाँ पर क्या किया बताओ। ये लोग यहाँ पर यूज कर लिया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखो यहाँ पर निकाला भी होगा देख रहे हो आप यहाँ पर। तो 948 ये था प्लस 200 देख रहे हो आप यहाँ पर कैश पेमेंट और ऐसे ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन है ये इतना हुआ। ठीक है। और आपको दिख रहा है यहाँ पर 1304 सब टोटल यहाँ जो एक्सपेंडिचर कर रखा है यहाँ पर। प्रोग्रेस पेमेंट हम लोग को 600 मिल गया तो ये आ रहा है यहाँ पर 704। और देखो अब टोटल अमाउंट जो बोरो था वो कितना था, वो था 400 लाख है ना। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट टोटल लगा यहाँ पर 12% 96 लाख। अब आप डायरेक्ट करना चाहो 704 पे 12% कर लो या फिर ऐसे करो ना। तो ये 96 लाख लगा, ये 800 पे लगा है तो 800 पे लगा है तो यहाँ पर कितना होगा 704 का। ठीक है। वही अमाउंट आएगा 84.48। अब दिन क्या हुआ ना, इंस्टीट्यूट किसी किसी अपने सॉल्यूशन मेरा क्या कर रखा है, ऐसा ही सम देखोगे दूसरा कोई सम अगर है इंस्टीट्यूट अपने सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, वहां पर रिसर्च कर रखा है ये 800 लाख प्लस कर रखा है। पता क्या इसमें प्लस कर रखा है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज किया था इसको भी, जो कि जनरली नहीं होना चाहिए बट कर रखा है। तो हम भी लोग बचाव करा थे क्या करें, उसमें इन लोगों को करना पड़ता था कि आप ऐसे ही दिखाओ। तो क्या कैसे होता है वहाँ पर ऐसे दिखाया था हम लोग 96 डिवाइड बाई 848 इंटू 704 ऐसे निकालते थे, जो कि अगर प्रैक्टिकली बात करो तो ये होना चाहिए, ये जो है ये सही है ना। चलो इलस्ट्रेशन 10 AS22 से रिलेटेड है। बोलता सुरेश लिमिटेड हैज बोरोड द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोरोड मैंने 16 का ही चल रहा दिमाग में ये भी। देखो डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो वो 5 लाख है। ठीक है। डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड जो है वो 11 लाख है, मतलब टैक्स में ज्यादा अलाउ कर दिया। अब जो टैक्स में अभी ज्यादा अलाउ किया मतलब आगे चले कम अलाउ करेगा तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा, ये आगे टैक्स जाके बढ़ेगा ना। तो 6 लाख से 6 लाख का डिफरेंस आया है। टैक्स रेट चेक करो कितना है 50%। तो सिर्फ इससे हमारा DTL बढ़ जाएगा कितना का बताओ 50% का, मतलब 3 लाख का। फिर बोलता अनअमोटाइज प्रीलिम एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, मतलब जाके टैक्स में अभी अमोटाइज होगा मतलब अलाउ होगा कितना 80,000। अकाउंट से कुछ नहीं हुआ तो मानो कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है तो 40 का तो ये DTA हो गया है ना। अगर नेट कर लो तो 2,60,000 का हमारा DTL दिखेगा और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 जो लास्ट है इसका AS22 से ही है भी। कंप्यूट DTA डिटेल विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना DTA डिटेल हमेशा बनता है टेम्पोररी डिफरेंस के लिए, परमानेंट के लिए नहीं। ठीक है ना। तो बोलता प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर बुक्स जो है वो 200 लाख है। कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड ये कभी भी अलाउड ही नहीं होता है टैक्स में। ठीक है ना। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड आपको अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में करना पड़ेगा है ना। तो ये आपको अलाउ होगा नहीं, ये परमानेंट डिफरेंस है, इसके लिए कोई DTA डिटेल नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन एज पर बुक से 40 लाख। डेप्रिसिएशन एज पर जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो कितना है, वो है यहाँ पर 170 लाख। अब आप समझो अगर 170 लाख का डेप्रिसिएशन है यहाँ पर और यहाँ बस 40, तो 130 लाख ज्यादा अलाउ किया गया है। और अगर 130 लाख ज्यादा अलाउ किया गया अभी तो आगे चले कम अलाउ होगा। DTL कितना होगा, DTL 52 लाख का, बस और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर है ना। तो देखो यहाँ पर ये परमानेंट डिफरेंस है, इस पे होगा टाइम एंड डिफरेंस पे डिटेल बनेगा 52 लाख का। खत्म। चलो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बस जो बचा हुआ है हमारे पास AS19 का लीजेस, जो मैं निकालता हूँ इसको। देखो
तो मॉड्यूल नंबर 5 जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होने वाला है, ठीक है। देखो, AS19 लीजेस। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए उसको ना मैं थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ इससे क्या कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो ए है यहाँ पर एक लेसर और बी है लेसी। समझो दोनों का मतलब आपने देखो नॉर्मल तो पढ़ ही रखा है ना। थोड़ी ऐसा कि पहली बार जिंदगी में देख रहे हो, या अगर पहली बार देख रहे हो तो मत देखो फिर तो, है ना। अगर एएस एंडी को जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है तो क्या करो, उससे अच्छा एएस मैथ और प्रोडक्ट है वो देख लो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये लेसर, लेसर मतलब जिस जो ओनर होता है जिसका एसेट होता है, ठीक है। लेसी मतलब जो समझो रेंट पे ले रहा है। तो जो लेसर है ना, ये इसको कोई भी मान लो एक एसेट है, ये इस पे रेंट पे दे रहा है इसको, और ये तय हुआ है कि जो बी है वो लीज रेंटल देगा हर साल के एंड में 5 लाख रुपया, ठीक है। और ये देखो बोल दिया है पहले ही एक कि देख भाई एसेट जब आप लौटाओगे, मान लो 3 साल का लीज है, एसेट जब आप लौटाओगे ना तो आप ये जो एसेट आप मुझे वापस जब करोगे तो कम से कम उसको ऐसा हाल में रखना कि मैं उसको बेच पाऊँ या यूज कर पाऊँ, कुछ तो उसको कर पाऊँ मैं, है ना। तो बोलता है देख भाई कम से कम जो इसका गारंटी रेसिडुअल वैल्यू जो है ना ये 50,000 आपको देना पड़ेगा। मतलब रेसिडुअल वैल्यू आपको गारंटी देना पड़ेगा 50,000 रुपया। और अगर मान लो लेसर को लगता है कि नहीं ठीक है रेसिडुअल वैल्यू जो है ना हम तो 80,000 रुपया हम रिकवर कर ही लेंगे, तो बाकी 30,000 को हम लोग बोलते हैं UGRV। 30,000 रुपया को, ये 30,000 को बोलते हैं ना UGRV, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर मिनिमम लीज पेमेंट क्या हो जाएगा लेसी के लिए। तो मिनिमम लीज पेमेंट होगा 5 लाख रुपया हर साल जो वो देगा, 15 लाख ये टोटल। और प्लस लास्ट में उसको 50,000 पे करना है ये, 15,50,000, 15,50,000, ठीक है। और इसको जो टोटल मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा टोटल इसको, टोटल इसको 5 लाख इंटू 3 15 लाख तो मिलेगा ही, प्लस इसको जीआरबी मिलेगा 50,000। और ये यूजीआरबी का अभी एक्सपेक्टेशन तो ये रख रखा है, जो चेंजेस हो सकता है इसके एक्सपेक्टेशन में। तो ये 15,80,000 ये टोटल जो है, इसको ये बोलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलता है बताओ इसको, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ये जो है इसका हो गया मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होता है ना, वो पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। एमएलपी में क्या क्या आ जाएगा, लीज रेंटल आ जाएगा, प्लस उसमें जीआरवी आ जाएगा, प्लस ये यूजीआरवी। तो पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी अगर हम लोग आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे अगर इसको डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंटिंग करना आता अपने को, है ना। तो हम लोग को रेट बताया रहेगा सब में, उस हम लोग को डिस्काउंट करना है। और कैसे क्या, अब यहाँ पर और देखते हैं हम लोग क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में आ जाओ। तो पहले हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या बोलते हैं देखो। एन इक्विपमेंट इज लीज्ड फॉर 3 years एंड यूजफुल लाइफ जो इसका 5 साल है। बोथ द कॉस्ट एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन जो इक्विपमेंट का है वो 6 लाख का है। द अमाउंट विल बी पेड इन 3 installments एंड द टर्मिनेशन ऑफ द लीज लेसर विल गेट बैक द इक्विपमेंट। द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो है यूजीआरवी जो है एट द एंड ऑफ द ईयर 3 जो ये इनका जो है ये 80,000 है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर है वो 10% है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10%, ये 2.4868 है। ये इनका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। और अगर इसका देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो नॉर्मल ये कितना है थर्ड ईयर का 7513 आपको बताना है कि ये लीज जो है ये फाइनेंस लीज है कि ये नहीं है। और साथ ही साथ ये आपको अनअर्न्ड फाइनेंसिंग का पता, अनअर्न्ड फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस जो इनका फेयर वैल्यू था एसेट का जो था यहाँ पर 6 लाख रुपया, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पर कि क्या है इसका टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे आएगा ध्यान समझना। वो समझने के लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ये फाइनेंस लीज बन रहा है कि नहीं। हम लोग को चेक करना पड़ेगा टोटल एनुअल लीज पेमेंट 3 साल जो है मिलेगा, उसका मिला टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं वे क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से। बोलता है क्या कि ये जो हम लोगों को 6 लाख का 6 लाख का जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है फेयर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है पीवी ऑफ एमएलपी माइनस पीवी ऑफ प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी, यही ना होता है। तो देखो पीवी ऑफ एमएलपी फिलहाल हम लोगों को नहीं पता, प्लस यूजीआरबी तो पता है ना पर यहाँ पे इसका पीवी कितना आएगा 0.7513। तो कितना आ रहा है 80,000 इंटू 0.7513, ये आ रहा 60,104।
तो पीवी ऑफ एमएलपी कितना हो जाएगा, 6 लाख माइनस 60,104, ये आएगा 5,39,896, 5,39,896। अब देखो यहीं से बता सकते हो आप कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं। अब चेक करो ये कितना अमाउंट होता है, तो आप चेक करो अगर ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंटेज यहाँ पर इसका आ रहा है, 896, 539,896, ये 6 लाख का। अब देखो अप्रोक्स ये 90% आ ही रहा होगा, 539,896 डिवाइड बाई 6 लाख, ये अप्रोक्स देखो 90% आ रहा है। अगर ऐसा होता है मतलब सब्सटेंशियल प्राइस हमारा पीवी ऑफ एमएलपी जो है सब्सटेंशियली वो मैच कर रहा है किससे बताओ, हमारे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से, तो इसको हम लोग फाइनेंस लीज बोल देते हैं, है ना। ये देख लो आप 90% और मोर अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली यहाँ पर सब्सटेंशियल अमाउंट इसका यही है, तो हम लोग क्या बोलें, देखो यहाँ पर इस तरह से 90% अप्रॉक्स आ रहा है। मोर ओवर यहाँ लीज पीरियड जो है ना, यहाँ पर जो टोटल जो 5 साल का लीज, 5 साल का जो लाइफ एसेट का, उसमें 3 साल तो लीज ही है, तो इसका मेजर पार्ट भी कवर कर रहा है, तो हम लोग इसको फाइनेंस लीज हम लोग बोल सकते हैं, फाइनेंस लीज हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो अब यही तो है पीवी ऑफ एमएलपी 539,896, ये इसमें से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब देखो पीवी ऑफ एमएलपी कैसे आएगा, जो आपका एनुअल जो लीज रेंटल जो है इनटू इनटू जो आपका फैक्टर है 2.4868, ये था ना 4868, यही तो आएगा 539,896। अगर आप पूरा पूरा डिस्काउंटिंग जब करते हो तो तीनों का फैक्टर जब मिला दो पीवी एफ जब करोगे तो इतना आएगा आपका। तो अब आप आराम से एनुअल डिविडेंड निकाल सकते हो यहाँ पर 539,896 डिवाइड बाई 2.4868, 539,896 डिवाइड बाई 2.4868, ये आ रहा है 2,17,105, ले लो इसको, इतना अमाउंट इसका आ रहा है, 104 लेकर रखा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंटू 3 अगर करोगे तो टोटल देखो इनको इतना मिल रहा है, प्लस 80 कर दोगे, आ गया ना इनका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आ गया ना इनका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो इनका एमएलपी है। देखो यहाँ पर जो लीज रेंटल जो इनको मिलने वाला है, जो लीज रेंटल जो इनको मिलने वाला है, ठीक है, उसका पीवी और ये हम लोग निकाल के तुम पता कर लिया हम लोग कैसे कैसे क्या क्या है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जो अनडिस्काउंटेड लीज रेंटल है प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी, तो वही तुम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, वही तुम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर वही तुम लोग यहाँ पे किया, तो ये निकल गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दो 6 लाख का, माइनस कर दो 6 लाख का यहाँ पर कॉस्ट, तो बाकी जो बच रहा है 1,31,312, ये आ जाएगा आपका अन अर्नड फाइनेंस इनकम। अभी 2 नंबर ना थोड़ा छोड़ो अभी, ठीक है, इसको इसके लिए मुझे समझाना है, 2 नंबर थोड़ा छोड़ दो, 4 नंबर पर डायरेक्ट आप आ जाओ। वो द राया लिमिटेड टूक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम डीलक्स लिमिटेड, द फेयर वैल्यू बिंग ₹23 लाख, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म जो है वो 4 साल है। At the end of the each year, lessee pays ₹7 lakh to the lessor. Raya Limited has guaranteed a residual value of 1,40,000 on expiry of the lease to Deluxe Limited. However, Deluxe Limited estimate that residual value will only be 50,000। देखो अब वो ना उसको लग रहा 50,000 होगा, बट अगर मान लो मैं अगर लेसी हूँ, मुझे तो 1,40,000 देना है, मैं गारंटी दे रखा है मैंने, तो मुझे कितना कितना पे करना है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख प्लस 1,40,000 देना हम लोग को 4th ईयर में। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% पर एनम है, और फैक्टर भी हम लोग को दे रखा है। तो बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय जाया लिमिटेड, तो वो देखो कितना लिखता है पता है, जो फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन है, जो फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन और पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, उतना से बुक करता है अपना लीज लाइबिलिटी एंड ये, है ना। तो चेक करते हैं कितना कितना क्या क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, जो 7 लाख पे कर रहा है उसका हम लोग का फैक्टर के हिसाब से ये इतना आ रहा है, ये 7 लाख रुपया, और ये 7 लाख करते करते जो बाकी मतलब लास्ट में 8,40,000 है करके कितना आ रहा है, 23,13,920। ठीक है सर। अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है वो आ रहा है 23,13,920, जो कि फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो हम लोग जो है लीज लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, वो हम लोग 23 लाख ही करेंगे एज पर AS 19, है ना, विच बाई लोअर हम लोग यहाँ पर बुक करते हैं। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़े। अब जो यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चंस है ना, ये 2 3 और ये लास्ट का क्वेश्चन है 5, ये सबका सब क्वेश्चन सेल्स एंड लीज बैक से रिलेटेड, जो ऑपरेटिंग लीज का है ना। समझो सेल्स एंड लीज बैक समझो क्या होता है पहले।
सेल्स एंड लीज बैक। ठीक है, तो सेल्स एंड लीज बैक ये होता है क्या समझो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जैसे एक है बंदा यहाँ पर ए और ये बी। ए जो है ना वो ओनर है एक एसेट का, मान लो कोई एक मशीन का। ठीक है, ये क्या करता है, ये मशीन बेच देता है बी को, ये मशीन बेच देता है बी को। ठीक है, और जैसे ये मशीन बेचता है फिर ये बी से ही क्या करता है, ये लीज पे ले लेता है। तो ये कौन बन गया, अब ये बन गया लेसी, और ये बन गया लेसर, ये बन गया लेसर। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो पूरा पूरा ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस लीज का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो अब जो मैं बात करूंगा पूरा पूरा ऑपरेटिंग लीज के बारे में। ठीक है, देखो हो सकता है जो यहाँ पर ए है ना, वो बी को बहुत हाई प्राइस में एसेट बेच दिया होगा, है ना, ये बोलकर कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लीज रेंटल भी मैं तुम्हें ज्यादा ज्यादा दे दूंगा, है ना, तो मेकअप हो जाएगा, अभी ज्यादा प्राइस में मेरे से खरीद लो। या फिर बहुत कम प्राइस पे इसको बेच दिया होगा, है ना, लॉस बुक कर लिया होगा बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा लॉस बुक कर लिया, क्यों, तो बोला होगा ठीक है एक काम करना भाई, तुम ना मुझे कम ही लीज रेंटल पे देना, मैं तुम्हें बहुत कम पे में बेच दे रहा हूँ, लॉस बुक करने के चक्कर में बुक्स में ऐसा कर लिया होगा। अब अगर ऐसा करता है तो ऑपरेटिंग लीज में अगर सेल्स एंड लीज बैक अगर हुआ ना, तो हम लोग कैसे क्या ट्रीटमेंट करना उसके बारे में AS19 बताता है। अब आप कैसे डिसाइड करते हो कि बहुत ज्यादा प्राइस से बेचे या बहुत कम प्राइस से बेचे, इसके लिए हम लोग को फेयर वैल्यू का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लो अभी ए के पास जो एसेट था ना, वो 10 लाख का था इसका WDV। ठीक है, और अभी जो इसका फेयर वैल्यू था इस एसेट का, मान लो वो था 12 लाख रुपया। ठीक है, तो अब जो सेल वैल्यू होगा ना, अब जो सेल वैल्यू होगा वो तो दो में से कोई एक ही हो सकता है, क्या, कि हम लोग मोर देन फेयर वैल्यू से बेचे हैं या फिर हम लोग लेस देन फेयर वैल्यू पे बेचे हैं। अगर देखो लेस देन फेयर वैल्यू पे अगर आप बेचते हो, अगर आप लेस देन फेयर वैल्यू पे बेचते हो और प्रॉफिट हो जाता है, तब तो आप प्रॉफिट को इमीडिएटली PL में बुक कर सकते हो। मतलब क्या, मान लो अगर आपने 11 लाख पे इसको बेच दिया, फेयर वैल्यू से कम है, आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा, 10 का चीज 11 में बेचा आपने, एक का फायदा है, आप 1 लाख रुपए इमीडिएटली आप PL में बुक कर लो, आप 1 लाख रुपए इमीडिएटली PL में बुक कर लो। ठीक है सर, लेकिन सर फेयर वैल्यू से कम पे बेचा है नॉर्मल, ठीक है, बट सर ये लॉस में बेचा है। अगर देखो फेयर वैल्यू से कम पे बेच दिया, मान लो बेच दिया इसको ये बेच दिया यहाँ पर 9 लाख रुपया में, कितना है बताओ, 9 लाख रुपया में, बट ये लॉस किया ना इस बार 1 लाख रुपया, ये लॉस किया ना 1 लाख रुपया। अगर फेयर वैल्यू से कम पे बेचा और लॉस किया है, तो हम लोग पता है क्या पूछेंगे, कि क्या अब ऐसा दिख रहा है क्या ट्रांजेक्शन के नेचर से कि जो फ्यूचर में लीज पेमेंट जो होगा ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये जो कम में बेचा उससे कॉम्पनसेशन ले लेगा उस समय। अगर ऐसा है कि कॉम्पनसेशन ले लेगा, अगर ऐसा ही कॉम्पनसेशन ले लेगा, तो पता है क्या बोलेंगे हम लोग, तब एक काम करो, तब एक काम करो, ये जो लॉस है ना, इसको आप एक बार में PL में राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको इसको डेफर एंड अमोटाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड, आपको इसको डेफर एंड अमोटाइज करना पड़ेगा फॉर द लीज पीरियड। और अगर ऐसा नहीं है, कोई देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फ्यूचर में कॉम्पनसेशन ये लोग ऐसा कुछ करने वाला है, तो आप एक काम करो, तब आप इसको नॉर्मली PL में राइट ऑफ जैसे करते हो सेम टाइम पे इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो। ठीक है सर, अगर ये फेयर वैल्यू से ज्यादा बेच दिया, ठीक है, अगर ये फेयर वैल्यू से ज्यादा बेच दिया और ये प्रॉफिट पे बेचा है, तो समझो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, ये बेच दिया इसको 13 लाख में, तो 3 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है, तो बट ये फेयर वैल्यू एक्सीड कर गया ना। तो जितना प्रॉफिट है अप टू फेयर वैल्यू, जैसे देखो अब 10 से 12, 2 लाख तो अप टू फेयर वैल्यू प्रॉफिट हो रहा ना, तो जितना प्रॉफिट है अप टू फेयर वैल्यू, अप टू फेयर वैल्यू आप इसको PL में इमीडिएटली बुक कर सकते हो। जो मोर देन फेयर वैल्यू है ना, जो 1 लाख रुपया, ये PL में इमीडिएटली नहीं जा सकता, इसको हम लोग को ओवर द लीज टर्म हम लोग को अमोटाइज करना ही पड़ेगा। मतलब अगर मान लो 5 साल का लीज टर्म है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20-20 हजार रुपया आपको 5 साल में इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ओके सर। अगर मान लो फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा बट वो लॉस पे बेच दिया, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बेचा तो फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बट वो लॉस पे बिक गया, ये पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है ना। मान लो अगर ऐसा हो गया, मान लो अगर ऐसा हो गया कि ये इसका जो फेयर वैल्यू है ना वो 8 लाख रुपया था,
और बेचा है 9.5 लाख रुपया में। अब देखो अगर आप तो लॉस भी हो गया 150,000 का, है ना, बट फेयर वैल्यू से ज्यादा पे भी तो बिक रहा है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला काम देखो, बाद में सेल वेल करना, सबसे पहले एक काम करो, अगर 10 लाख का एसेट है, फेयर वैल्यू 8 लाख है, सबसे पहले आपको 2 लाख रुपया आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएटली इन पीएल। आपको इमीडिएटली पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा 2 लाख रुपया। जैसे ही आपने 2 लाख रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया, अब डब्ल्यू हो चुका है 8 लाख, फेयर वैल्यू हो चुका है 8 लाख, और अब सेल प्राइस दिख रहा है 9.5 लाख। तो अब क्या करना हम लोग ऐसे केस में, ऐसे केस में दिख रहा है कि यहाँ प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, देखिए अब अगर कंपेयर करोगे प्रॉफिट होगा 1.5 लाख का, और ये प्रॉफिट मोर देन फेयर वैल्यू पे है, तो ये 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा क्या होगा, ये हम लोग को डिफरेंट अमोर्टाइज करना पड़ेगा, हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है क्या, बोलो ना क्लियर है क्या? ये सर, चलो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही देखते हैं, आ जाओ। बोलता ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग डब्ल्यूडीवी 600 lakh टू बी लिमिटेड फॉर 800 lakh and the same machinery was leased back by B limited to A limited. The lease arrangement is operating lease. Give your comments in the following situations. वो द सेल प्राइस जो है ना वो इक्वल टू फेयर वैल्यू, देखो अगर वो इक्वल टू फेयर वैल्यू है तब तो फिर प्रॉफिट वो पूरा का पूरा 200 लाख रुपया वो बुक कर सकता है पीएल में इमीडिएटली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेयर वैल्यू 900 लाख है और 800 लाख में ही बेच दिया है तो मतलब फेयर वैल्यू को एक्सीड नहीं कर रहा, अभी भी वो प्रॉफिट 200 लाख रुपया इमीडिएटली पीएल ने बुक कर सकता है। अगर फेयर वैल्यू 700 लाख है एंड सेल प्राइस है 500 लाख, फेयर वैल्यू कितना है 700 लाख, इसको बेचा 500 लाख में, तो आप देखो यहाँ पर 100 लाख का तो ये लॉस बुक कर रहा है। अगर ये 100 लाख का लॉस यहाँ पर हो रहा है बट ये फेयर वैल्यू को एक्सीड नहीं किया, नॉर्मली 100 लाख रुपया का लॉस खाली हो रहा है, तो आपको चेक करना है क्या फ्यूचर रेंट्स में, फ्यूचर लीज पेमेंट में कॉम्पनसेशन हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको पूरा पूरा अभी पीएल में राइट अप करो, और अगर कॉम्पनसेशन कुछ अगर दे रहा है लोग तो इसको आपको डिफरेंट अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड। फेयर वैल्यू 600 लाख है, बेचा है 800 लाख में। अब देखो डब्ल्यू भी 600 लाख, फेयर वैल्यू भी 600 लाख, और बेचा 800 में, 200 का प्रॉफिट है, लेकिन पूरा का पूरा 200 फेयर वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को इसको डेफर एंड एमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड। अगर फेयर वैल्यू यहाँ पर 500 लाख है और डब्ल्यू 600 लाख है, सबसे पहले तो आप 100 लाख रुपया पीएल में इमीडिएटली आप राइट ऑफ करो आप। अब आपका डब्ल्यू कितना हो गया 500 लाख, फेयर वैल्यू कितना हो गया 500 लाख। अब जो 80 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, 580 में बेचा है, तो ये 80 लाख पूरा का पूरा ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू है, ये डिफरेंट अमोर्टाइज होगा ओवर द लीज पीरियड। तो देखो पहला दो में तो इमीडिएटली पीएल में चल जाएगा प्रॉफिट, ये लॉस हम लोग पीएल में डाल सकते हैं इमीडिएटली, हम लोग का प्रोवाइडेड ये हम लोग का फ्यूचर लीज पेमेंट में सेटअप इसका नहीं हो रहा होता है ना। डन। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में हम लोग को यहाँ पर 200 लाख पूरा का पूरा डिफरेंट अमोर्टाइज हम लोग करना पड़ेगा, उपाय नहीं है यहाँ पर, है ना। ये रहा, और लास्ट वाला पहले 100 लाख पहले बुक होगा लॉस, 100 लाख जैसे लॉस बुक हो गया, अब 80 लाख का प्रॉफिट जो कि डिफरेंट अमोर्टाइज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 भी है, मुझे लगता है वापस से इसको समझाने का, वैसे ही क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, बस यहाँ पे डेटा चेंज कर रखा है ना। तो आप इसको कर सकते हो, और अगर ऐसे ही चाहिए अगर आपको ऐसा सेम क्वेश्चन मेरा रिवीजन में भी डाला हुआ अगर देखना वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जिसको यहाँ पर लिख के बताया अच्छे से, और देखते हैं क्या बोलते हैं। मतलब ऑन 1 अक्टूबर 2023 ओमेगा लिमिटेड सोल्ड अ प्रॉपर्टी इट ओन्ड फॉर 1800 lakh and leased it back on a 10-year operating lease for rental of 160 lakh per annum payable on 30th September in arrears. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो था इसके पास डब्ल्यू जो है ये 1100 लाख था, और इसका फेयर वैल्यू कितना था, मार्केट वैल्यू 1400 लाख। आपको लग रहा है यहाँ पर 1100 लाख को 1800 लाख में बेचा है, 700 लाख का फायदा हो गया, बट इस 700 लाख के फायदा में ये 300 लाख का तक फायदा जो होगा वो तो फेयर वैल्यू तक है, लेकिन उसके ऊपर जो 400 लाख का फायदा हुआ ना, 1400 से कंपेयर कर 1800, 400 लाख ये ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू है, तो 300 लाख इमीडिएटली पीएल ने बुक करेगा, है ना, और बाकी 400 लाख डेफर एंड अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड जो उनका 10 साल है, हर साल 40 लाख रुपए इनकम बुक करना पड़ेगा इनको। कंप्यूट द अमाउंट दैट विल बी सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 30 सितंबर 2024 से क्या होगा, देखो लीज रेंटल आप बुक करोगे 160 लाख खर्चा, और 40 लाख का आपको अदर इनकम बुक करना पड़ेगा हर साल इस तरह से, है ना। और जब बेच रहा है तो उस समय क्या होगा, जिस साल बेच रहा है उस साल तो इन लोग हम लोग इतना बोलेंगे क्या कि देखो आपको यहाँ पर 400 लाख रुपया आप इमीडिएटली आप बुक
आप 300 लाख पे इमीडिएटली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, बाकी 400 लाख आपको डेफर एंड अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा, है ना। सिंस द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज, द प्रॉपर्टी विल बी रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 300 लाख जो कि अप टू द फेयर वैल्यू है, उसको हम लोग इस साल अदर इनकम में दिखा सकते हैं। The rental expenses of 160 lakh will be shown as an operating cost in the statement of profit and loss. The difference of 400 lakh between the disposal proceed and the market value of the asset will be shown as deferred income and relates to the statement of profit and loss over the lease term of 10 years, जो कि 40 लाख रुपए हर साल जाएगा, है ना। will be credited to the statement of profit and loss in the year, probably as a reduction in the operating cost। 160 का हमारा जो हाई रेंट जो आप पे करने को रेडी हुए ना, क्योंकि आपको ज़्यादा पे वो बेच रहा था, मैंने आप उसको बेचे हो ज़्यादा पे, तो अब नेट में पता क्या होगा, नेट में एक इनकम बुक 40 का होगा, खर्चा इतना, नेट में खर्चा जो होगा 120 लाख का ही होगा। क्लियर है क्या? चलो, आई थिंक इसके साथ हमारा हो चुका पूरा ये कंप्लीट। तो हम लोगों ने वर्कबुक का डिस्कशन भी कंप्लीट कर लिया है, सुपर 60 क्वेश्चन भी पूरा अपलोडेड हो चुका है, चैप्टर वाइज डिटेल डिवीजन अपलोडेड है, एएस मैराथन अपलोडेड है, एमसीक्यू मैराथन अपलोडेड है, इसके साथ साथ हमारा क्यू एंड मैराथन भी अपलोडेड है, सारा एमक्यूपी का वीडियोस अपलोडेड है, पास्ट ईयर पेपर्स जितना हो भी अभी तक हुआ वो अपलोडेड है, आपको हर कुछ चैनल पे यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बस करना क्या है, सही से आपको यहाँ पर बेनिफिट लेना है, आपको एक एक करके पूरा वीडियो देखना है, आपको रिवाइज करना अच्छे से। इसके बावजूद आपको कहीं पे डाउट आ रहा, आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा वो भी पार्ट कवर करने का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला। अगर आप इंटर में हो, अभी ग्रुप 1 दे रहे हो, तो फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बारी आएगा। अगर आपने ग्रुप 2 भी अगर मान लो दे दिया, फिर दे रहे हो साथ में अभी, तो फिर फाइनल में आओगे तो वहाँ पर CFR आपको मिलेगा। तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक बार CMA बन जाओ, फिर आप कर देना अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब तक जुड़े रहो हमारे साथ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ होने वाला है। और अगर आप जुड़े रहते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपसे, है ना। चलो, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम लिखो। मैं मिलूंगा एग्जाम वाले दिन शाम को, जब मैं यहाँ पर आपके साथ MCQ डिस्कस करूंगा और पेपर रिव्यू भी लेकर आऊंगा। लेकिन पेपर का जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो जस्ट जैसे आपका सारा एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग एग्जाम के दिन शाम को। बाय बाय।